नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बीएचयू बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो के एंट्रेंस में पूछे जाने वाला केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। आज मैं केमिस्ट्री का पूरा आपको सिलेबस बताऊंगा, साथ ही साथ मैं सिलेबस में बताऊंगा कि किस चैप्टर से कहां से वो क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछ रहा है, ताकि आपको एरिया ऑफ क्वेश्चन जो है वो पता चल सके। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा ट्रेंड एनालिसिस की, पिछले 5 साल में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बीएससी मैथ में और कितने क्वेश्चंस बीएससी बायो में आए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कितने एवरेज क्वेश्चन जो है वो आने की इस बार उम्मीद है। और साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही बढ़िया एनालिसिस दूंगा कि ऐसे होने को तो आपके लगभग 30-40 चैप्टर्स है पूरे केमिस्ट्री में, लेकिन ऐसे कौन से 11 चैप्टर्स है जहां से पेपर का 60-70% हर साल पिछले 5 साल से लगातार आ रहा है। वो आपके लिए बहुत बढ़िया एनालिसिस होगी, उसको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं उसकी कंप्लीट एनालिसिस आपके पास होगी। आपको यह पता होगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कितना किस पे टाइम इन्वेस्ट करना है, किस पे कम टाइम देना है, किस में ज्यादा देना है, किस में मुझे एक्सपैंड करते हुए पढ़ाई करनी है, किस में मुझे डीप में जाके पढ़ाई करनी है। सारी बातें आपको पता चल जाएंगी इसी वीडियो में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सभी लोग जानते हैं केमिस्ट्री जो होती है 3 पार्ट में होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो हम 1 बाय 1 एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करेंगे। और यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मेरा तरीका क्या होगा। जैसे आपको इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स लिखे हुए आपके सामने आ गए, मैं एक एक टॉपिक को इलाबोरेट करूंगा कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद जो मेरी अगली स्लाइड होगी उसमें आपको पूरा ट्रेंड एनालिसिस पता चल जाएगा, पिछले 5 साल में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, पूरे केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का तो है ही, लेकिन पूरे केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर जो आता है आपका मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपसे यूज करके आपसे पूछता है। मैं आपको बताता हूं, ये जो मोल कॉन्सेप्ट होता है ये आपका सोल्यूशन चैप्टर और ये आपका रिडॉक्स में, ये 2 जगह जो है ये आपका इंटरकनेक्टेड होता है। आप पूछोगे कैसे? मोल कॉन्सेप्ट में बेसिकली हमारे काम का क्या है? सबसे पहली चीज होती है इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, जैसे आपने भी सुना होगा मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस रखता है। एक तो रखता है कि कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और दूसरा क्वेश्चंस वो आपसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछेगा। लेकिन क्या करता है, अक्सर वो ये करता है कि डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो क्या करेगा, सोल्यूशन चैप्टर आप सभी लोग जानते होंगे, सोल्यूशन चैप्टर में वो न्यूमेरिकल में ऐड कर देता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो वो न्यूमेरिकल्स पूछता है उसमें आपके मोल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो चेक कर लेता है कि आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन आता है या नहीं आता है। वो नहीं आएगा तो यहां पर आप गड़बड़ कर जाएंगे। दूसरा चीज जो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपके मोल कॉन्सेप्ट में, वो होता है इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि इक्विवेलेंट में जो है हम लोग बेसिकली इक्विवेलेंट वेट के बारे में, एन फैक्टर कैलकुलेशन के बारे में सीखते हैं। ये सब जो चीजें होती है वो रिडॉक्स से कनेक्टेड होती है। रिडॉक्स से क्यों कनेक्टेड होती है सर? क्योंकि होता क्या है कि जो आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आप एन फैक्टर पढ़ते हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे बेस्ड होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड होता है। अब अगर आपको वही नहीं पता होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो आप कैसे निकाल पाएंगे? और बेसिकली बात यह है कि जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होता है इसका यूज देखिए, अब डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर होता है, अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज लॉ से न्यूमेरिकल आता है, वो आप नहीं कर पाओगे। और भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके बहुत यूजफुल पड़ता है। तो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज लॉ को पढ़ने के लिए, उसके न्यूमेरिकल्स के करने के लिए, क्योंकि वहां पर इक्विवेलेंट वेट, आपको इक्विवेलेंट वेट की जानकारी होनी चाहिए, वो तभी होगी जब आप यहां पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को पढ़े रहेंगे। अगर मैं पढ़ाता हूं तो मैं तो रिडॉक्स में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूं। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही है मोल कॉन्सेप्ट में, ऐसा कुछ और खास नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन ये बेसिक आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगली हम बात करें अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में समझता हूं। पहला पार्ट जो आता है हमारा, पहले पार्ट में आता है आपका, जैसे कि बोर्स मॉडल आपने जानते होंगे। अब बोर्स मॉडल में क्या होता है कि जो उसके रिजल्ट निकल के आते हैं, जिसमें आपका रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, उसमें फिर एनर्जी के जो रिलेशंस आते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और उसमें टोटल एनर्जी, इनके सबके जो आपस में रिलेशंस होते हैं,
यहां से एक तो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, आते भी लगातार क्वेश्चंस हैं। दूसरा यहां पर जो मैं बात करूं तो एक ये होता है आपका कि जो आप सुने होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ ही यहीं पर डी ब्रॉगली इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां के एक्सप्रेशन से कभी कभी न्यूमेरिकल ये डाल देता है या वहां से पूछ सकता है। अगला जो है इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे बार बार रिपीट करता, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये था आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने सुना होगा, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, जैसे कि आपने लाइमन बाल्मर सीरीज सुनी होगी, तो वहां से क्वेश्चंस रखता है। यहां आपको इसके न्यूमेरिकल्स तक आपकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अक्सर ये बीएससी मैथ के एंट्रेंस में तो काफी रिपीट करता है। तो एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है, वो आपको नॉलेज होना चाहिए। डी ब्रॉगली के बारे में मैंने बता ही दिया। तो एक पार्ट तो ये है जो कि थोड़ा बोर्स मॉडल और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। अगला जो पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन जरूर आता है, वो है आपका क्वांटम नंबर का, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि क्वांटम नंबर ही पूछता है सिर्फ, एक तो पहली चीज आपको सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बेसिक, और क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं वो सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। और दूसरा चीज जो है, अब इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जैसे क्वांटम नंबर पढ़ोगे, आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपके एसपीडीएफ सबसेल्स होते हैं, इनके शेप क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही साथ इसके बाद आपको यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ता है। आप जानते हो कि थ्रू आउट पूरे केमिस्ट्री में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपकी खत्म हो जाएगी। तो वही चीज है कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालना सीखोगे तो वहीं पर हाफ वाव प्रिंसिपल पढ़ते हो, ठीक है। और फिर अब उसी से रिलेटेड हुंड्स रूल आ जाता है। अब क्वांटम नंबर पढ़ रहे हो तो इसी से रिलेटेड आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ जाता है, मतलब इंटरकनेक्टेड होती हैं चीजें। लेकिन ये जो है आपका ये पोर्शन जो है क्वांटम वाला, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट नहीं पूछे, वैसे पूछ ही लेता है, लेकिन अगर नहीं भी पूछा तो कहीं ना कहीं तो यूज आएगा ही आएगा। आप पूरा ब्लॉक पढ़ोगे, एसपी पूरा ब्लॉक पढ़ोगे, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। और केमिस्ट्री की बहुत बेसिक चीजें होती हैं सब, ठीक है। तो एक तो ये आपको आना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जो कि क्या है आपका गैसियस स्टेट। जैसा कि आप जानते हो कि जो मैटर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका एक सॉलिड, लिक्विड, एक गैस, ठीक है। 3 फेजेस में हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो गैसियस स्टेट यहां पर है, सॉलिड यहां पर है, और सॉल्यूशन में आपका लिक्विड स्टेट कवर हो जाएगा। गैसियस स्टेट में अगर मैं आपसे बात करूं तो गैसियस स्टेट में आप सबसे पहले इसमें पढ़ते हो गैस लॉज के बारे में। आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं है, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। गैस लॉज में आपने सुना होगा जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सब होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको बेसिकली पता हो कि लॉ क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन पता हो, साथ साथ उसके जो ग्राफ है, बेसिक ग्राफ जो है, वो थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सबसे मेन इसमें होता है एक, आपने सुना होगा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये थोड़ा सा आप ध्यान दे के पढ़ेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चंस जो हैं वो कई बार उन्होंने डाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे ही आपके गैस लॉज कवर होंगे, तुरंत ही एक चीज आपने पढ़ा होगा, केटीजी, दैट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके बस आपको पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या क्या कहा गया है, ये आपको पता होगा, आपका काम चल जाएगा। अगला जहां से रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं वो है आपके मॉलिक्यूलर स्पीड्स। आप कहोगे सर ये मॉलिक्यूलर स्पीड्स क्या है? मॉलिक्यूलर स्पीड्स में आपने सुना होगा जैसे कि आपका इसमें आपने सुना होगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, जैसे एवरेज स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। आप इसको जैसे हम लोग याद करते हैं राम से, ठीक है, जैसे ऑर्डर पूछता है कौन सा सबसे बड़ी स्पीड है तो राम याद रख लीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है, RAM, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं यहां से न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो डालता है। तो ये मॉलिक्यूलर स्पीड की आपकी जानकारी होनी चाहिए आपके पास। और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पूरे कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछे तो यहां जरूर पूछ लेगा, वो क्या है आपका रियल गैसेस के बारे में। अब देखिए यहां से किस टाइप के क्वेश्चंस आपको डालता है वो। रियल गैसेस में क्या करता है ना कि पहली चीज तो यही पूछ लेगा कि रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस के बिहेवियर से कब डेविएट करती हैं, ठीक है। एक तो ये बहुत बेसिक चीज है, ये तो पूछता है। दूसरा चीज यहीं पर हमारा आता है वंडरवॉल इक्वेशन, ठीक है। और वंडरवॉल इक्वेशन में बताऊं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मत छोड़ के जाइएगा कि वंडरवॉल इक्वेशन का एक्सप्रेशन लो प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या होगा,
जो उसमें वंडरवाल फैक्टर से ए और बी होते हैं, ए और बी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चेक कर लेना अपना पेपर, इससे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे वंडरवाल इक्वेशन से। ठीक है, तो ये रही हमारी थोड़ी सी गैसेस स्टेट के बारे में, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, जितना मैं बता दे रहा हूं इसके इर्द गिर्द ही आपका पेपर आने वाला है। अगला थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर आपने ये रेड क्यों कर दिया, कुछ चैप्टर्स रेड क्यों किया है। मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये चैप्टर्स जो है आपको बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, इसको आपने छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आप अपने कम से कम 3-4 क्वेश्चंस का नुकसान कर जाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर आपके 2 पार्ट में, जैसे लिखा है थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। अगर हम सबसे पहले बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो ये खुद ही 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहली चीज, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से बहुत डरते हैं। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हमें जो इसके बेसिक टर्म्स होते हैं वही क्लियर नहीं होते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स की विशेषता है कि अगर आपको बेसिक टर्म जैसे एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, बहुत तरीके के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपका आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, अगर यही नहीं पता होगा कि ये सब होते क्या हैं, इसके बारे में आप इनके डेफिनेशंस आपके क्लियर नहीं होंगे। डेफिनेशन याद होना नहीं, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए। अगर वो क्लियर है तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान पड़ जाएगा। नहीं तो वो लिख देगा ना तो आप परेशान हो जाओगे, ये क्या लिख रहा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या कह रहा है ये। तो उसके टर्म्स का मतलब आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। पहला तो ये बेसिक पार्ट्स होते हैं। बेसिक अगर हम लोग मेजर डिवीजन करें तो 2 पार्ट में थर्मो आता है। पहला पार्ट जो होता है वो हमारा होता है फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, और जो दूसरा है हमारा वो सेकंड लॉ से रिलेटेड है। अब कहोगे सर क्या आता है फर्स्ट लॉ में? अगर हम लोग सबसे पहले बात करें फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग हीट एंड वर्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वर्क डन कैलकुलेशन आपके पेपर में आता है। अब वर्क डन कैलकुलेशन डायरेक्ट वो प्रोसेस का भी पूछ सकता है, जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक का, या हो सकता है कि वो आपसे ग्राफिकल मेथड से पूछे, वो ग्राफ से भी कैलकुलेशन करने को आता है। ठीक है, वर्क डन ग्राफ के थ्रू भी निकालने को आता है, या आइसोथर्मल, एडियाबैटिक में कुछ कंपैरिजन करवा दे, ऐसा कुछ वर्क डन या हीट से कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन वर्क डन हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आप इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आप सीख जाओगे, यहीं पर आप सीपी के बारे में भी सीखोगे। ठीक है, आप हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इन सब के बारे में चीजें आप सीख जाओगे यहां पर। ठीक है, तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा जो हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं वो बेसिकली स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ते हैं कि कोई प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अब स्पॉन्टेनिटी को चेक करने के लिए हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं वहां पर। जैसे आप वहां पर गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ लोगे, गिब्स फ्री एनर्जी, वहीं पर आप एंथैल्पी के बारे में पढ़ लोगे, और वहीं पर आप एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, और उसमें भी खासकर सबसे ज्यादा एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कि आपके थर्मोडायनेमिक्स 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आपका न्यूमेरिकल और दूसरा आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में। स्टेटमेंट यहीं से फंसाता है स्पॉन्टेनिटी से, कुछ भी यूनिवर्स का कुछ ऐसा करके स्पॉन्टेनिटी चेक करवाएगा, कहेगा कि सिस्टम एंड सराउंडिंग, शिफ्ट सिस्टम, ऐसे ऐसे करके ऑप्शंस आपके पुट रखता है वो, आपने देखा होगा पेपर में। ठीक, अब ये जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स जब हो जाएगा तो फिर यहां पर आता है आपका थर्मोकेमिस्ट्री, और थर्मोकेमिस्ट्री से हर साल न्यूमेरिकल आता ही आता है। थर्मोकेमिस्ट्री से आपका एक न्यूमेरिकल फिक्स होता है। अब बेसिकली हम लोग क्या होता है कि यहां पर हेस लॉ पढ़ लेते हैं, फिर यहां पर बहुत सारी इंथैल्पीज पढ़ते हैं, उसकी बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे यहां पर इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, बहुत सारे यहां पर इंथैल्पीज हम लोग पढ़ते हैं। और सारी इंथैल्पी में एक बहुत कॉमन सी बात है, अगर आप उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हो, अगर आप सिर्फ पढ़ लेते हो कि जानते हो नहीं, उसका डेफिनेशन समझ लेते हो अगर सही से, तो एक भी क्वेश्चन यहां से आपका गलत नहीं होगा। थर्मोडायनेमिक्स का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है प्रीवियस ईयर का, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो चैनल पे जाके। ठीक है, तो हेस लॉ में एक बात आप जरूर जानते रहिएगा, ठीक, कि यहां पर क्या है कि डेफिनेशन जो है हमें जितनी इंथैल्पीज की वो क्लियर होंगी तो आपका थर्मोकेमिस्ट्री क्लियर है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, ठीक, न्यूमेरिकल आपका यहां से आएगा। अगली बात करते हैं अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम जो होता है 2 पार्ट में होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा आते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम से। अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम से आ क्या सकता है सर,
देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहली चीज तो आपको केपी एंड केसी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, केपी केसी के बारे में बेसिक इनके रिलेशंस जो होते हैं आपस में, वो आपको आना बहुत जरूरी है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, और नहीं तो केमिकल इक्विलिब्रियम से बस एक ही जगह से क्वेश्चन पूछता है, वो होता है हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल्स। अब बच्चे क्या होते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल से घबराते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक की लैंग्वेज आप पढ़ोगे ना तो यहां से एकदम कंफ्यूज रहोगे। मैं आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल का ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि 5 से 10 मिनट में आप उसके सारे क्वेश्चंस, वो चाहे अप टू जेई एडवांस, मैं बात कर रहा हूं जेई मेंस नहीं, जेई एडवांस तक आपका कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो ली चैटलियर प्रिंसिपल का नहीं फंसेगा। 10-5 मिनट की ट्रिक्स बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट आता नहीं आता उससे मैटर ही नहीं करेगा, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे ज्यादा आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं पूछेगा। बात करें अगर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो एक बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत आसान चैप्टर है, हम डरते बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताता हूं, इसमें बताता हूं मैं आपको, एक आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, एक सॉलिड स्टेट हो गया, एक थर्मोडायनेमिक्स हो गया। 4 चैप्टर से ऑलमोस्ट 70% बच्चे जो हैं भागते हैं, उनको ये चैप्टर नहीं पसंद है, नहीं समझ में आता उनको। लेकिन यही सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही मजेदार चैप्टर्स हैं, पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, साथ में पढ़िएगा जरूर। बात करें अगर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको बता दूं, सबसे पहली चीज आपको कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे एसिड बेसिस के कॉन्सेप्ट्स, जैसे आपके उसमें ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट क्या था, लुईस का कॉन्सेप्ट क्या था एसिड बेस को लेके, आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट क्या था एसिड बेस को लेके, ये सब आप पढ़ते हो। थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आप पढ़ते हो, बेसिक चीजें हैं, वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, लेकिन उसको नहीं पढ़ोगे तो आगे चीजें पढ़ नहीं पाओगे ना। जो सबसे पहली चीज यहां पर इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है आपके पीएच एंड पीओएच कैलकुलेशन को लेके। ठीक है, अब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ना ही ऐसा कोई साल है जिसमें वो पीएच या पीओएच कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ना डाले। दूसरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, वो आता है आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को लेके। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी पीएच की कैलकुलेशन से ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपको पढ़ा होना चाहिए कंप्लीट तरीके से, बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, सबको याद होना चाहिए आपके। तीसरा अगर हम यहां पर पार्ट बात करें तो एक होता है आपका कि बफर सॉल्यूशन की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर चौथे पार्ट की बात करें, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है आपका यहां पे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, और इससे आसान होता भी नहीं कुछ। सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट से आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये सबसे आसान होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसको तो आप मुश्किल से आधे घंटे के अंदर खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो बेसिकली चैप्टर को ही हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं कि एक तो पीएच एंड इट्स कैलकुलेशन पढ़ लेंगे, फिर एक हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ लेंगे, एक बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेंगे, और फिर सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आयनिक इक्विलिब्रियम की चीजें होती हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें रिडॉक्स, तो फिर वही बात आ गई कि मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स चैप्टर जो थे वो बेस बनाने के लिए होते हैं, ना कि आप इसलिए पढ़ोगे कि इससे क्वेश्चन आएंगे। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप बेसिकली इसको पढ़ते हो बेसिक को क्लियर करने के लिए। रिडॉक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, रिडॉक्स में हम लोग पढ़ते हैं पहली चीज तो बेसिक डेफिनेशंस जो होती हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट। अब ये सब चीजें अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप सोचो, थ्रू आउट पूरे केमिस्ट्री में कई बार कहा जाता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यूज होगा, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, हर जगह यूज होता है। तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस क्या होते हैं। बहुत कंफ्यूज रहते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं, आप इससे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आपको पता ही नहीं होता है, एग्जैक्ट क्लियरिटी इसकी होती ही नहीं आपके पास। इसके बाद जो होता है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर का नॉलेज होना चाहिए, आप जानते हो हर जगह ऑक्सीडेशन नंबर आता है। ठीक, इसके बाद जो है आपका यहां पर देखिए बेसिकली क्वेश्चन पूछने का 2 ही जगह है यहां पर, एक ऑक्सीडेशन नंबर और एक रिएक्शन बैलेंस। लेकिन मैं यहीं पर आपको क्या पढ़ाता हूं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये मेरा तरीका है, मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यहीं पर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, तो एक तो ऑक्सीडेशन नंबर और रिएक्शन बैलेंस करना आप सीख जाएंगे तो आपका रिडॉक्स चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन बैलेंस करना बहुत जरूरी है, सीखना यहां जरूरी है। इसके बाद बेसिकली हम लोग रिडॉक्स चैप्टर इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो अच्छे से गुजर जाए। अगर रिडॉक्स आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म समझिए आप। ठीक है, आप बहुत जगह फंस जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। आपने ऐसे क्वेश्चंस देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं
वो क्या करता होगा, ऐसे आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हो सकता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो लिखता है, ऐसे कई के लिखेगा, A+A या A2+A ऐसे लिखेगा, दे देगा 1 2 3 ऐसे दे देगा, और फिर कहेगा कि बताइए इसमें सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है या रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, या ऑर्डर सेट करिए ऑक्सीडाइजिंग पावर का या रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर सेट करिए कि 1 > 2 > 3 इस तरीके का आता है। अब रिडॉक्स ही नहीं क्लियर होगा तो कहां से आपके क्वेश्चंस होंगे, आप खुद सोचिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जब पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस निकालना, आप ऐसे पढ़ोगे, पूछा जाएगा कि एक्वस CuSO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो कैथोड एनोड प्रोडक्ट क्या होगा। अब कैथोड एनोड पर होता क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अब पता ही नहीं है रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो कहां से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आगे बढ़ा पाओगे। तो रिडॉक्स आप नहीं पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका खत्म है। तो ऐसे होता है कई बार, कई चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के घुमाता है वो, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका चैप्टर है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो पहले आप गैल्वेनिक सेल के बाद, मतलब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिसमें आपका गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है, उसके एप्लीकेशंस आते हैं वहां पर, वहीं पर नस्ट इक्वेशन आती है, बहुत सारी चीजें हैं, और जिसमें खासकर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर पेपर में आपके आते रहते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिससे हर साल वो क्वेश्चन डालता है, आपने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला, या आपने कभी देखा होगा कि डेल्टा G = -NFe सेल या डेल्टा G0 = -NFe नॉट सेल। ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके पेपर में अक्सर जो होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 क्वेश्चन, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अक्सर बता देता हूं इस 2 टाइप के क्वेश्चन रखता है वो क्या। एक तो पहला चीज रखता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अभी जिसकी मैं बात कर रहा था। आप कहोगे सर ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अभी बताया था मैंने, जैसे कि कह देगा कि एक्वस CuSO4 है, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो कैथोड एनोड प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ये सब बहुत मजेदार तरीके से मैं बताऊंगा और बहुत इजी गोइंग बताऊंगा कि एकदम मतलब कभी आपके एक बार पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे। दूसरा चीज यहां पे जो क्वेश्चन पूछता है वो फैराडेज लॉ का न्यूमेरिकल्स पूछता है। हम फैराडेज लॉ को रटे रहते हैं लेकिन उसका न्यूमेरिकल आएगा तो नहीं हिलेगा। मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसे बक्से में उसको बंद करूंगा उस फॉर्मूले को, और आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा उस एक फॉर्मूले से, ठीक है। एकदम फाइनल कंक्लूजन दूंगा आपको। ये चीजें होती हैं। और फिर इसका जो दूसरा पार्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें हम लोग कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे उसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके डालेगा। एक तो हो सकता है कि आपको रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी हो गई, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी, इनको सबको मिक्स करके या तो एक आध न्यूमेरिकल बना देगा, 4-6 लाइन का न्यूमेरिकल होता है, या तो वहां से क्वेश्चन रख सकता है, या एक तो मोलर कंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस डाल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मोलर कंडक्टेंस। या नहीं रखेगा कहीं से तो वो खोलरास लॉ होता है एक, ठीक है, आप सुने होंगे। खोलरास लॉ से तो क्वेश्चंस वो डालने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, और खोलरास लॉ से इजी पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ नहीं होता, ठीक। तो ये रही पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन चैप्टर की, तो जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर होता है इसमें बेसिकली वो क्या है ना, एक तो पहले आपको कुछ आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। और उसके बाद जो होती है वो इसमें जो बेसिकली क्वेश्चंस पूछता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही पूछेगा। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, या तो वहां से आपके न्यूमेरिकल पूछ लेगा, एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशन से न्यूमेरिकल पूछ लेगा, या इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछता है। और इसी में लास्ट में वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है। वांट ऑफ फैक्टर से भी रिलेटेड वो क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है, ठीक है। वहां पर भी एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, वहां से भी पूछ सकता है वो, ठीक है। उसमें एसोसिएशन, डिसोसिएशन के केसेस होते हैं, वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक। तो कुल मिला के सोल्यूशन अगर मैं बात करूं तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही होती हैं। सब कुछ
जो है सोल्यूशन चैप्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और यहीं पर आपके मोल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट को चेक भी कर लेगा। इसके बाद बात करें अगर हम लोग सॉलिड स्टेट के चैप्टर के बारे में, सर सॉलिड स्टेट कैसा चैप्टर है? सॉलिड स्टेट को हम लोग समझते बहुत टफ है, वास्तव में बहुत टफ है। रीजन है कि यहां पर टोटल इमेजिनेशन करना पड़ता है। हम 3D में बात करते हैं, हम क्यूब में बात करते हैं, और क्यूब आपको सिर्फ इमेजिन आप कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन जो आप पूछता है सॉलिड स्टेट से, वो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता ही नहीं आपके बीएचयू एंट्रेंस में। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है, जिसको आप बेसिक आपकी नॉलेज होगी ना, आप कुछ नहीं इमेजिन करोगे तब भी आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा सॉलिड स्टेट में कि आप इमेजिन करने लगोगे, पढ़िएगा तब आप देखिएगा। अब बात करें अगर हम लोग सॉलिड स्टेट में देखिए, सबसे पहली चीज आपके सॉलिड स्टेट में, एक तो आपके सॉलिड स्टेट में बेसिकली आपके पहली बात तो कुछ लैटिसेस के बारे में आपको पढ़ना यहां पर इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, यूनिट सेल्स के बारे में, कि जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्या है, फेस सेंटर्ड क्या है। अब उसमें बेसिक चीजें कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या है, ठीक है, कुछ पैकिंग इफिशियंसी के बारे में नॉलेज, ये सब आपको होना चाहिए। दूसरा जो आपसे वो क्वेश्चन पूछता है, वो आपके पूछता है वाइट्स के बारे में, ठीक है, फिर पूछ सकता है आपसे क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जब हम लोग क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं, क्लोज पैक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो यहां पर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये तो नहीं समझ में आ रहा है, 3D क्लोज पैकिंग तो और नहीं समझ में आ रही है सर। क्या जरूरत है, आप ये समझो कि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, किस मतलब आप उसके टाइप से समझ जाओ अच्छे से, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर, आपका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ही क्लियर रहेगा ना कि एचसीपी की क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, बस आपका काम सही है। वो आपसे नहीं पूछेगा कि कैसे एचसीपी बन रही है, कुछ नहीं पूछेगा आपसे। वो नहीं पूछेगा कि ए बी बना रहे हो तो कैसे बना रहे हो, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। वो बेसिकली पूछेगा क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में ही पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा नहीं परेशान होना है, और नहीं तो लास्ट में बस एक ही चीज बार बार पूछता है। वो क्या पूछता है, वो होता है कि डिफेक्ट, जो डिफेक्ट्स आप पढ़े होंगे कि स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि उसमें भी आपके फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, तो वही पूछेगा। और नहीं तो एक चीज होती है एफ सेंटर से रिलेटेड वो पूछता है, जिसमें आपके कलरिंग से रिलेटेड जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो एक चीज ये जान लीजिए, सॉलिड स्टेट बहुत आसान चैप्टर है, कुछ चीजें आप जानते रहेंगे, आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बात करें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कि कोई केमिकल रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, वो सब थोड़ा सा हम रेट से रिलेटेड जो है वो बातचीत करते हैं। अब यहां पे बात आती है कि सर ठीक है, आपकी बात तो मैं समझ गया। अब देखिए केमिकल काइनेटिक्स होता है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस यहां से 3 क्वेश्चंस भी आए हैं, कई बार 4 क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हर चीज बहुत आसान है, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है। जैसे सबसे पहले आपको यहां पर थोड़ा सा रेट और रेट लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेट कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए। यहां पर हम लोग ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें ऑर्डर 2, जैसे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब उसमें आपको एग्जांपल्स पता हो, ग्राफ पता हो, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आपके पास हो, वहां से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की। यहीं पर आप हाफ लाइफ के बारे में पढ़ते हो, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्लियर हो। ऑर्डर से रिलेटेड बहुत आते हैं क्वेश्चंस की, ऑर्डर कैलकुलेशन से रिलेटेड कई प्रकार से आएगा। ऑर्डर में क्या करता है, मैं कई बार आपको बताता हूं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चंस आप देखोगे कई बार रखता है कि देगा, एक कोई रिएक्शन दे देगा कि A + B गिव्स आउट प्रोडक्ट है, कह देगा कि A का कंसंट्रेशन 2 गुना करेंगे, B का कंसंट्रेशन 4 गुना करेंगे, A का 2 गुना करेंगे तो रेट 8 गुना हो जाएगा, इसका 4 गुना करेंगे रेट 16 गुना हो जाएगा। तो बताइए ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A B क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके रखता है। ऑर्डर कैलकुलेशन हम लोग हाफ लाइफ के माध्यम से भी देखते हैं, टी हाफ के एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं। हम लोग ग्राफ के थ्रू भी ऑर्डर की कैलकुलेशन करते हैं। मतलब ऑर्डर की कैलकुलेशन जो है वो केमिकल काइनेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कि जैसे आपका रेट और रेट कांस्टेंट टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करता है, वहीं पर हमारा आर्हीनियस का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है। उनका भी एक्सप्रेशन और ग्राफ रिलेटेड चीजें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो थ्रू आउट पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट हो गया इसमें, ठीक है। लास्ट चैप्टर है आपका यहां पर एक सरफेस केमिस्ट्री।
इसको हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, लीजिए हल्के में, चैप्टर बहुत हल्के में लेने वाला है। लेकिन सरफेस केमिस्ट्री से एक बात याद रखिएगा कि आपके बीएससी मैथ और बीएससी बायो में क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछता है, वो 2-3 क्वेश्चन वो रखता है। तो सरफेस केमिस्ट्री आप छोड़िएगा मत, एक कुछ नहीं करना है, कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, सरफेस केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी उठा लीजिए और सब पढ़ डालिए, इधर उधर मत जाइएगा एनसीईआरटी के, बस आप केवल एनसीईआरटी अगर पढ़ डालते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब सरफेस केमिस्ट्री 3 ही पार्ट में होती है। इसमें हम लोग बेसिकली एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे और कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, बस 3 चीजें। ठीक है, लेकिन तीनों चीजें अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस वहां से आते हैं। ठीक है, एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस और कोलाइड्स के बारे में। ठीक, तो छोड़िएगा मत इसको, बस ये है कि कहीं से नहीं पढ़ना है, बस केवल एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, आपका काम चल जाएगा। मैं थोड़ा डिटेल में बात कर रहा हूं इसलिए समय ज्यादा लगेगा। जो जेन्युइन है, जिनको जेन्युइन तैयारी करनी है, वही इस वीडियो को आखिर तक देख भी पाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू वर्ल्ड जो है कुछ कोर्सेज को लेकर ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके बी आर्ट, सोशल साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ्स, बायो नर्सिंग, एलएलबी, बीएलएलबी, इन सब के बारे में। और आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, तो www.shikshaworld.com पे जाइए, या हमारा जो ऐप है वो शिक्षा वर्ल्ड नाम से है, तो शिक्षा वर्ल्ड नाम से ऐप या shikshaworld.com वेबसाइट कहीं पर भी जाएंगे तो कोर्स की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, और नीचे आपको वीडियो लिंक होगा, वहां से वीडियो देख के भी आप सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये ऑनलाइन कोर्सेज के हमारे फीचर्स आप पढ़ लीजिए खुद ही, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, ये सब आपको मिलेगा, कंप्लीट आपको दिया जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। चलिए, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपके सामने आ गई है और बहुत ही मेहनत का काम है। आप इसको खुद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2020 से लेकर 2016 तक 5 साल में हर एक साल में कितने क्वेश्चंस आए हैं, एक एक डेटा जो है लिखी है, ये अभी तक आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। हाँ, ये है कि हम लोग की इस वीडियो को देने के बाद पूरे मार्केट में आपको फैला हुआ मिलेगा, यहीं से चुराया हुआ रहेगा एज इट इज। अब देखिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं, आप यहां पर देखिए, पहला काम तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम की चीज है। ठीक है, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। लेकिन जो मैं इसमें एक एक चैप्टर की नहीं बात करूंगी, एक एक ईयर की, मैं इसमें बेसिकली बात करता हूं सिर्फ एवरेज क्वेश्चंस की। आप एवरेज क्वेश्चंस देखो, उस बेसिस पे आप इसकी इंपॉर्टेंस समझो। देखो, मैंने पहले कहा था कि मोल कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल चैप्टर तो है ही नहीं, तो क्यों ही इसका डिस्कशन करें, ये तो सोल्यूशन में इंक्लूडेड होता है। अब देखिए, सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स, आप देख लो, जिसमें देखिए मैं आपको बताता हूं, जिसमें बेसिकली वो 0 से 1 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। लेकिन जिसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें आप देख सकते हो, आपका सोल्यूशन चैप्टर हो गया, यहां पे आपका सरफेस केमिस्ट्री हो गई आपकी, यहां पर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, यहां पर थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये सब चैप्टर्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एवरेज क्वेश्चंस मैंने लिखा है, ये आपके लिए सबसे मेन चीज है। बाकी मैंने एग्जैक्ट डेटा यहां पर आपके सामने प्रोवाइड कर दिया है। तो जो चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप यहां से देख सकते हो, जैसे आप देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम से 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। इसके बाद देखिए, फिलहाल ये जो मैंने आपको बताया था, 1 मिनट, ये पहले आप देख लीजिए बीएससी मैथ का। ठीक है, ये था आपका बीएससी मैथ का ये पूरा, जिसमें मैंने पूरा लिख दिया यहां पे थर्मोडायनेमिक्स में देखिए मैंने लिखा 2 से 4 क्वेश्चंस, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपका बीएससी मैथ का, और इसके पहले जो मैंने दिखा दिया था ये था बीएससी बायो का। ध्यान दीजिएगा, ये है बीएससी बायो का, इसके पहले बीएससी मैथ का मैंने दिखाया था। मैंने पहले कहा मैं बीएससी मैथ बायो दोनों को एकदम सेपरेट एनालिसिस किया हूं, ऐसा नहीं कि एक किया और दूसरे को ऐसे छोड़ दिया। ये आप बीएससी बायो का पूरा देख सकते हो, और बीएससी बायो के हिसाब से भी आप देख सकते हो लगभग वही चैप्टर, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, आपका आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसमें भी मैं आपको खासकर बता दूं, जो 12th के 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, या 5 चैप्टर, ये 5 चैप्टर जो लास्ट में लिखे गए हैं, ये बहुत मेन चैप्टर, इनको छोड़िएगा मत, नहीं तो आपका बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगली एनालिसिस, और तगड़ी एनालिसिस आपके सामने देखिए, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आपके सामने। फिजिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं
आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बात मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, बीएचयू की एक बहुत ही खराब आदत है, वो क्या है, इनकी कोई ट्रेंड होता ही नहीं है। बेसिकली मैं बताऊं, ये कभी भी किसी पार्ट को बहुत ज्यादा रख देंगे, कभी किसी पार्ट को बहुत कम कर देंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। आप तैयारी कैसे कर पाओगे, कैसे आपको पता चलेगा टाइम किसमें कम इन्वेस्ट करना, किसमें ज्यादा। इसलिए मैं आपको ट्रेंड दिखा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये कभी भी अपना ट्रेंड एकदम पलट देंगे। फिजिकल केमिस्ट्री एकदम गिरा देंगे, इनऑर्गेनिक एकदम उठा देंगे। वो इन्होंने किया भी। 2020 में देखिए 11 क्वेश्चन इन्होंने बीएससी मैथ में रखा, ऐसे बीएससी बायो में सिर्फ 12 क्वेश्चन रखा 50 में। 2019 में इधर सही था, इधर 3 साल सही आया था आपका, 18, 20, 23 मतलब लगभग 17 से 19 क्वेश्चन का एवरेज इनका था। लेकिन अब आप 2016 में देखिए, इन्होंने सडन गिरा दिया, सिर्फ 9 क्वेश्चन। 2020 में सिर्फ 11 क्वेश्चन, तो कोई भरोसा नहीं है। और 2017 में चढ़ा के 23 क्वेश्चन कर दिया। लेकिन इधर का थोड़ा सही चलता है। बीएससी बायो में देखिए 16 से 18 क्वेश्चंस का जो इन्होंने ऑन एन एवरेज जो है वो सेट कर दिया है। लेकिन अपने आप को सेफर साइड रखने के लिए आप ये मान के चल लीजिए कि 17 से 19 क्वेश्चंस जो हैं वो आने की आपकी उम्मीद रहती है। ये सब बहुत तगड़ी एनालिसिस है, कहीं मिलेगा नहीं आपको मार्केट में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाकी सब वेबसाइट पे पड़ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बहुत सही चीज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कम पढ़ के ज्यादा नंबर अगर आपको पाना है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपके पास। सबसे पहली चीज, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो क्या सबसे पहली चीज आपके सामने खुल के आती है, क्या? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वही यहां पर है। अब इसमें बहुत चीजें जैसे एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आपका इसमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन पता होना चाहिए। सर क्यों पता होना चाहिए? क्वेश्चन तो कम आता है इससे, डायरेक्ट नहीं आता ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अगर आपका अच्छे से क्लियर होगा तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आपको बहुत आसानी मिलेगी। आप एनसीईआरटी उठा के देखिएगा, एस पी ब्लॉक के जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ना, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से ही होती है। यहां अच्छे से पढ़ लोगे तो यहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स का, यहां पे आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर हम अगला चैप्टर की बात करें अपने केमिकल बॉन्डिंग, अरे भाई साहब बहुत बवाल टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग आपने नहीं पढ़ा मतलब आपने केमिस्ट्री ही नहीं कुछ नहीं पढ़ा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, आप समझ लीजिए। इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो खत्म है आप। फिर केमिकल बॉन्डिंग पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करता है। आप केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ते हो, एसपी ब्लॉक आपका खत्म है, कुछ दिक्कत नहीं होगी। फिर बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग से आपके 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस तक आपके पेपर में आते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर के मामले में, कॉन्सेप्चुअली पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ पढ़ते हैं इसमें हम लोग, और पूरा थ्रूआउट पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में, अब उसमें हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सब कुछ पढ़ते हैं इसमें हम लोग। जिसमें आपका शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चंस तो कितने ज्यादा आते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद पेपर उठाओगे तो देख लोगे। स्ट्रक्चर से घुमा घुमा के पूछेगा आपसे कि कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल है, ये है, मतलब स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आएंगे। और वही चीजें तो आपके पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में भी तो होता है। पी ब्लॉक में आप देखेंगे कितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब स्ट्रक्चर यहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो पी ब्लॉक में आपके काफी चीजें आसान पड़ जाएंगी। ठीक है, ये बातें होती हैं। एक तो शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन की बात अगर हम लोग यहां पर कर लेंगे अच्छे से, हाइब्रिडाइजेशन आप जानते ही हो कितना ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, अब इसमें कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं, जैसे कि यहां पर आप फजान रूल पढ़ते हो, जिसमें हम लोग पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर पढ़ते हैं। अब ये दो चीजें आपके क्लियर होती है ना, तो आप समझिए लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट, आप हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ये सब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम फाड़ क्लियर हो जाएगा। और एस ब्लॉक में और कुछ है भी नहीं, यहीं से आपके थर्मल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और यही सब आता है आपके एस ब्लॉक से क्वेश्चंस। ठीक, तो ये बेसिकली चीज है। अब डाइपोल मोमेंट से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपका फिर इसमें आपका जब आप एमओटी पढ़ने जाओगे, हाँ ये भी चीजें हैं, जैसे अब मैं बताया ना पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी अच्छी से क्लियर होगी तो आयनिक नेचर का ऑर्डर सेट करने को आएगा कि बताइए किसमें ज्यादा आयनिक नेचर है, किसमें कम है। यही सब चीजें, कोवैलेंट कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब आपसे पूछता है। ठीक है, अब यहां पर आपका ये भी है कि बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड लेंथ है, इन सब चीजों का भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे इसमें हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं एमओटी में, जिसमें हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सीखते हैं।
ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड ही आपका सारा चीजें हैं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, सारी चीजें आपके यहां पर आती हैं। तो एमओटी बहुत आसान और बहुत बढ़िया चीज है, उससे क्वेश्चंस ना ऐसा आप खुद भी देखोगे कि बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ठीक है, बॉन्ड एंगल से क्वेश्चंस आपके हमेशा आते हैं, ठीक। तो इन सब चीजों से है, वहां पर आप गलती मत करिएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहां पर इंक्लूड होते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग को अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो कम से कम आधे घंटे में इसके सब सिलेबस के बारे में बता सकता हूं, इसलिए कोई मतलब नहीं है, बस जानिए मोटा मोटा पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ लोगे तो फिर एसपी ब्लॉक में आपको टेंशन नहीं है। हाइड्रोजन चैप्टर आप कट कर दो, कोई कुछ नहीं है हाइड्रोजन चैप्टर। हाइड्रोजन चैप्टर में बेसिकली आप H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है। एस ब्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। अब देखिए मैं ब्लॉक के बारे में बता देता हूं। एसपी ब्लॉक में कुछ होता नहीं है। पहली चीज, आप केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो जितनी भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ना वो आपके क्लियर रहेंगे। बात फंसेगी कहां पर आपकी, दो तीन चीजें हैं। एक तो पहली बात, कुछ मान लीजिए कुछ उसकी अपनी अपनी चैप्टर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंस होगी, कुछ अलग चीजें होंगी, वो पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो है आपका, इस एसपी ब्लॉक में आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, हर एक में आप बेसिकली इसमें ग्रुप वाइज पढ़ते हो। जैसे एस ब्लॉक में ग्रुप 1 2 पढ़ोगे, इसमें आप 13 से 18 तक पढ़ोगे, तो कुछ कुछ कंपाउंड्स है सब में। उन सारे कंपाउंड्स की जो है वो नॉलेज आपके पास बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। और पी ब्लॉक में अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ग्रुप नंबर 15 से ग्रुप नंबर 18 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके 12th में है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पी ब्लॉक आपको कम से कम कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से 4-5 क्वेश्चन तो आपको दे जाएगा, 4-5 क्वेश्चन से कम नहीं आएगा, चाहे वो बीएससी मैथ हो चाहे बीएससी बायो का पेपर हो। डीएफ ब्लॉक जो होता है आपका कुछ नहीं, ये भी एकदम खत्म चैप्टर है। इसमें बेसिकली हम लोग जो है वो KMnO4 और K2Cr2O7 के बारे में भी अगर कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं ना तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा लैंथेनाइट कंट्रैक्शन के बारे में भी आपको नॉलेज होगी तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो इसके बारे में, इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट क्लियर होनी चाहिए, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं। और KMnO4 K2Cr2O7 का लेक्चर पड़ा हुआ है चैनल पे, आप देख भी सकते हो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, फिर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 5 क्वेश्चन मैं आपको भी दिखाऊंगा, रुकिए मैं दिखाई देता हूं, पहले दिखा देता हूं तब आगे बढ़ूंगा। अगर हम लोग यहां पर बात करें, आपका बीएससी मैथ का है, बीएससी मैथ में देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कहां गया, 2018 में 8 क्वेश्चन आया था और 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, मतलब आपके क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा यहां से आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, चाहे वो बीएससी मैथ हो चाहे बीएससी बायो हो। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बेसिकली देखिए, पहला चीज, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं आज तक जानते होंगे, आपके लिए एकदम नया है। तो जैसे आप देखोगे कुछ इस प्रकार का डिब्बा डिब्बी बन के इस टाइप के कुछ कंपाउंड्स लिखे होते हैं, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहला काम होगा, आप पहचानना सीखोगे, इसके एक एक टर्म्स को समझोगे, क्या है सेंट्रल मेटल, क्या होता है लिगेंड, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या होता है काउंटर आयन, एक एक चीजें आप पहले इसके एक एक टर्म्स को सीखोगे, ठीक है। जब आप एक एक टर्म्स को सीख जाओगे उसके बाद जो है इसमें आएगा इसका नामकरण करने के लिए, इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर, फिर इसमें आप आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ोगे और फिर इसमें आप बॉन्डिंग के बारे में पढ़ोगे। बॉन्डिंग में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, 2 थ्योरी आपको पढ़नी पड़ती है, जिसमें आप जानते ही होगे, अक्सर देखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कितने आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस रखेगा, हाइब्रिडाइजेशन से ही नहीं रखेगा वो, वहां पर आपको कुछ भी, आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चंस रख सकता है वो पूछने को आपसे। तो इस टाइप का भी आपने देखा होगा, पूछता है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, ये सब चीजें जो होती है वहां पर आती हैं, ठीक है। ऐसे ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी होती है, वहां पर भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही चीजें हैं यहां पर। तो बस आप इतना चीजें पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। इसके बाद लास्ट के 2 चैप्टर समझ के चलिए, ना भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चैप्टर होता है। सॉल्ट एनालिसिस में कुछ नहीं, बस आप इतना जानते रहो कि आपको ये पता हो कि जैसे क्या होता है कि हम लोग कैटायंस को कुछ ग्रुप में डिवाइड करते हैं, आपको ये पता हो कि कौन सा कैटायन किस ग्रुप में आता है और उस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है, ये बेसिक जानकारी होगी। 15-20 मिनट का टॉपिक है, खत्म कर दीजिएगा। और बाकी बहुत टिपिकल आएगा तो आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए यहां पर कंटेंट बहुत ज्यादा है। मेटलर्जी की बात करें तो देखिए एनसीईआरटी में जो दिया गया है जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन करके, वो जो है चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा,
ठीक है, मे भी छठा चैप्टर है आपके 12th केमिस्ट्री के एनसीईआरटी की बुक का। तो एनसीईआरटी में जितना दिया गया है एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, और वहां पर भी ऐसा नहीं है आपके कुछ फेमस चीजें वही बार बार पूछता है। आप पूछोगे क्या सर, जैसे वहां पर आप देखे होंगे कि आपको ये मॉन्ड प्रोसेस, ठीक है, मतलब प्यूरिफिकेशन वाले कुछ प्रोसेसेस होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वही पूछता है, नहीं तो एक बार रीडिंग मार लीजिएगा मेटलर्जी की, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, आने ना आने की संभावना बहुत कम है, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता। ठीक, चलिए अब एनालिसिस देखिए। ये जो है आपके वो बीएससी मैथ का है, मैं बता दूं बीएससी मैथ का। अब इसमें आप खुद से देख लीजिए कि सबसे ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग से 9 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 3, मतलब 4 से 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपके पेपर में आएगा ही आएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका पी ब्लॉक का चैप्टर देखिए 6 6 6, तो लगभग 4 से 6 क्वेश्चन जो है आपके यहां आने की उम्मीद होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, ये सब आप छोड़ नहीं सकते हो। इसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देख लो, ये भी 4 से 6 क्वेश्चंस वेटेज रखता है। तो ये 3 चैप्टर्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले कहा इन दोनों चैप्टर्स को काट दोगे तब भी कोई फर्क नहीं है, डीएफ ब्लॉक भी काट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन काट दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली बताया यहां सिर्फ 3 ही चैप्टर्स आपको यहां पर पढ़ने हैं। ये था सेम एनालिसिस, आप देख सकते हो बीएससी बायो के लिए भी। बीएससी बायो में भी सिर्फ यही 3 चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे आप केमिकल बॉन्डिंग देख लो, पी ब्लॉक देख लो, 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, 7 त्रिक 21 नंबर, सोच लीजिए। और ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो अक्सर ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो यही 3 चैप्टर्स यहां पर इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ओवरऑल एनालिसिस की, तो देखिए इस बार आप देख सकते हैं बीएससी मैथ में 22 क्वेश्चंस आपके आए थे इस बार। वही मैंने कहा कि फिजिकल केमिस्ट्री का जितना वेटेज था इन्होंने ले लिया उठा के, और सेम बीएससी बायोलॉजी में इन्होंने यही किया, इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज बहुत कम हो गया। 2019, 18, 17, 16 में क्या इन्होंने किया है, 16, 13, 11, 18, 17, 17 से 14, इन्होंने लगभग 17 से 18 क्वेश्चन यहां पर भी आने की उम्मीद है। आप इतना मान के चलोगे तो आप सेफर साइड में होगे। बाकी एग्जैक्ट एनालिसिस आप खुद से देख सकते हो, नोट कर सकते हो, जैसा आपका जो मन कहे। ठीक है आगे हम लोग बात करेंगे इसमें लास्ट पोर्शन की, वो है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बहुत मजेदार होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग भागते हैं, हम लोग को क्या लगता है कि हमें रटना है, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मजेदार और एक भी चीज इसमें रटने नहीं होती। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, वो क्या है, इसकी जो पढ़ने की अप्रोच होगी आपकी वो बहुत सटीक होनी चाहिए। अगर आपकी अप्रोच खराब है ना तो आप बहुत खराब कर जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अप्रोच खराब है तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी खराब हो जाएगी। पढ़ने का तरीका होता है इसमें, आप सीधे रिएक्शंस पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। पढ़ोगे उस दिन आपको याद रह सकता है, लेकिन दूसरे दिन आप भूल जाओगे। तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला 2 चैप्टर जो आपके सामने लिखा है, जीओसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, माई बाप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फंडामेंटल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसको मत गलती करना, गलती से यहां पढ़ना, इसको पढ़ना मत भूलना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। ये 2 चैप्टर पढ़ोगे ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी, आपको पढ़ना ही नहीं है। यहां पर आप 2 महीने इन्वेस्ट करो 2 चैप्टर में, और यहां पर आप 10 दिन के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की विशेषता होती है। और आपको शशांक सर पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप देखिएगा वो ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे। आप अगर उनके अप्रोच को फॉलो करोगे ना तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे मोस्ट इजी सब्जेक्ट बन जाएगा। बताता हूं मैं। सबसे पहली बात अगर हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जीओसी होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहोगे सर जीओसी क्या होती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज है? बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस यहीं पर बिल्ड करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए हम लोग क्या होता है कि किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ अगर आप ये समझना चाहते हो उसकी स्टेबिलिटी, केमिकल प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी के बारे में समझना चाहते हो, तब आपको यहां पर जीओसी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज जीओसी में, एक तो मैं पहले बता दूं कुछ बेसिक चीजें।
पहला तो जैसे जीओसी में आपका ये हो गया कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझो, फंक्शनल ग्रुप को समझो, उनका नाम जानो, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्लियर करो, आइसोमेरिज्म क्लियर करो। आइसोमेरिज्म में भी स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स दोनों को कवर कर लो अच्छे से। ये सब चीजें आएंगी। पहला एक पार्ट वो उसको मैं सेपरेट रखता हूं, वो अलग चीजें हैं। दो चीजें इसमें आपको पढ़ना है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट सिग्मा बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बोथ में, और दूसरा चीज इसी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का एप्लीकेशन। दो प्रकार का एप्लीकेशन आएगा आपके पास, एक तो एसिड बेस केमिस्ट्री में और दूसरा आपका एरोमेटिसिटी में। अब आप मुझे बता दो, क्या ऐसा कोई पेपर है जिसमें आपका एसिडिटी का ऑर्डर सेट करना या बेसिसिटी का ऑर्डर सेट करना ना आता हो? 4 कंपाउंड वो दे देता है, किसी में फेनॉल बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, कुछ बना देगा, और उसका वो पूछ लेगा बताइए इसका एसिडिटी का ऑर्डर बताइए, बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए। वो कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे आपका ऐसे कंपाउंड बनाएगा और फिर इसके आर्थो मेटा पैरा पे कुछ भी रख देगा और फिर कहेगा कि बताइए एसिडिटी का ऑर्डर बताइए, बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए। क्या कभी ऐसा कोई साल गया है जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन सुना है? क्या ऐसा कोई साल है जिसमें पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक, या उनके स्टेबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछता है कि नहीं पूछता? आप बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स में जो मैंने बोला उसमें क्या क्या चीजें कवर हो जाएंगी, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, आपका मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, आपके हाइपर कंजुगेशन, बहुत गजब की चीजें हैं ये सब। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसको लेकिन सही से नहीं पढ़ते हैं। बस इंडक्टिव इफेक्ट क्या क्या होता है ये जान लिए, बस खत्म हो गया। ऐसे नहीं होता। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने का मतलब आप उसके एप्लीकेशन को बहुत डेप्थ तक पढ़ो, बहुत डेप्थ में जाने वाली चीजें हैं जीओसी। आप उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे हो, प्लस एम माइनस एम क्या होता है, प्लस एम माइनस एम किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, इसके एप्लीकेशंस पढ़ने जाओगे तो आपको सारी रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, जितने भी मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप देखते होगे ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं आपके केमिस्ट्री में, किसमें? एक तो आपके स्टेबिलिटी और दूसरा रिएक्टिविटी। इनके ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते बताइए? स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, यही इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। आप स्टेबिलिटी में आप बताओ क्या कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल के क्या क्वेश्चंस नहीं आते आपके पेपर में? कार्बोकैटायन के 2 क्वेश्चन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आपके इसी 2020 के पेपर में आए थे बीएससी मैथ के। तो यही सब चीजें होती हैं कि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। एल्कीन की रिएक्टिविटी है, ठीक है, ये हाइपर कंजुगेशन से ही दी जाती है। आप हाइपर कंजुगेशन मत पढ़ो, हाइपर कंजुगेशन पढ़ने के साथ साथ उसका एप्लीकेशन पढ़ो, कहां कहां उसका एप्लीकेशन है। एल्कीन की स्टेबिलिटी में कहां कहां पर, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस एम माइनस एम पढ़ोगे तो सब कुछ पढ़ रहे होगे, उसमें कई चीजों की रिएक्टिविटी आपकी आएगी, ठीक है। तो उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कुछ इंटरमीडिएट्स भी होते हैं जैसे कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। और भी जीओसी में बहुत कुछ है आपके पास, ठीक है, दोनों मिला के ही है, ठीक है। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म की बात अलग से करूंगा, ठीक है। ये सब चीजें जीओसी में आती हैं। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करोगे तो यहां पर भी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है, किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। पहले ये सब थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी हो, आपको पता हो कि ये आपका लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसका बेसिक नेचर ज्यादा कम, ठीक है। ये सब चीजें आपको जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कौन सा, इसमें बहुत चीजों से बेस के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कौन सा बल्कि बेस है, कौन सा आपका इस तरीके से चीजें कि आपको, मैं आपको बहुत डेप्थ में नहीं ले जाना चाहता हूं, नहीं तो आप यहां पे बहुत कंफ्यूज होने लगेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपकी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका देखिए 3 टाइप की रिएक्शंस होती हैं आपको पढ़ने के लिए। एक तो आपका सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन। अब जैसे ही आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, सारे चैप्टर्स यहां तक तो एकदम, या यहां तक आप मान के चल लीजिए, थोड़ा यहां पर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये सब चैप्टर आपके तुरंत खत्म हो जाएंगे। आप कहोगे कैसे सर? अरे आप जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, जब इसमें आप मतलब आप इसमें जब आप सब्स्टिट्यूशन और एडिशन पढ़ोगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़ोगे, तो आपका ये हेलो एल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, ये सब चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे।
होता क्या बेसिकली, अब देखिए जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म में 3 टाइप की हैं, अब उसमें भी टाइप्स बनते हैं। जैसे एडिशन है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में जब एल्कीन एल्काइन पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है हम लोग यहां पर पढ़ लेंगे। सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं हम लोग, उसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको यहां पर मिल जाएगा इन 2 चैप्टर्स में। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो आपको कहां पर मिल जाएगा, यहां पर। आप जब हाइड्रोकार्बन में 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन होंगे, एक तो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें आप बेंजीन का पढ़ोगे, और एक आपके एल्कीन और एल्काइन वाला पढ़ोगे, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब पढ़ोगे तो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लोगे। ऐसी ही चीजें होती हैं आपकी, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा, जितने टाइप की रिएक्शंस थी हर से चैप्टर कनेक्टेड है, तो आप उसको पढ़ लोगे तो इसमें क्या पढ़ने वाली चीजें रहेंगी बताइए आप। तो इसको बहुत अच्छे से कवर करिएगा, इसमें एक भी लापरवाही करेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म है। तो 2 टॉपिक पढ़ लीजिए, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन के बारे में पढ़ना है, कुछ नहीं, सबका प्रिपरेशन पढ़ लीजिए कि प्रिपेयर कैसे करते हैं, और जितनी रिएक्शंस आएंगी ऑलमोस्ट यहां पर कंप्लीट रहेंगी। और फिर यहां पर आपको कुछ रिएक्शंस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो उनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस अगर नहीं पहले पढ़ा तो पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे इसमें सबसे खासकर एल्कीन का होता है। एल्कीन में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे एडिशन रिएक्शंस होते हैं। अब उसमें जैसे हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन होगी, H2 को होगी, H2O की होगी, बहुत सारी आती हैं, ठीक है। यहीं पर हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। खासकर सबसे ज्यादा एल्कीन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ओजोनोलिसिस की रिएक्शन होती है, ठीक है। अब ओजोनोलिसिस उसे छोड़ देंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक है। एंटी मार्कोवनी, मार्कोवनिकॉफ रूल, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये सब चीजें हाइड्रोकार्बन की बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछता है। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे तो सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो SN1 SN2 होता है, SN1 की क्या प्रॉपर्टीज है, SN2 क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब आपको पता होना चाहिए। हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स में कुछ नहीं है, ये बेसिकली क्या है जानते हैं आप, एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड, ठीक है। मतलब RX एंड ARX के बारे में यहां पर हम लोग बात करते हैं, और पढ़ने का कुछ नहीं है, बस बेसिकली यहां पे इसकी प्रिपरेशन जान लीजिए, और प्रिपरेशन जाने के बाद इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जान लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब इसकी रिएक्शंस, और इसकी रिएक्शंस कहां से कवर हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से कवर हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ही तो होता है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अल्कोहल में बेसिकली हम लोग पहले ये समझ जाएं प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है। इससे रिलेटेड आपके कुछ टेस्ट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर अल्कोहल में हम लोग को बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन की पूरी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो आपको पता होना चाहिए, उसकी मैकेनिज्म आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ये आपके कार्बोकैटायन से रिलेट करती है, उसकी स्टेबिलिटी से रिलेट करती है, उसकी रिएक्टिविटी जो होती है डिहाइड्रेशन की वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करती है। ये सब चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वहां से क्वेश्चंस आपका आप पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मैक्सिमम, मतलब किस कहां पर डिहाइड्रेटिंग पावर सबसे मैक्सिमम है, तो वो आप चेक करोगे वहां से। ऐसे ही आपका फेनॉल होता है, फिर ईथर। ईथर उथर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका फेनॉल जो है थोड़ा बहुत यहां देख लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पड़ेगा आपके ऑर्गेनिक में वो यहां से, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, देखिए ये क्या टोटल CO ग्रुप की बात करते हैं ना, CO ग्रुप की। तो यहां पर हम लोग का होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वही मैंने कहा ना, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ोगे तो यहां पर कवर नहीं हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत चीजों की मिलेंगी आपको, जैसे HCN की आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस भी आ जाती हैं, ठीक है। जैसे यहां पर हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन आपने सुना ही होगा, कैनिजारो, एल्डोल बहुत फेमस है, ठीक है। यहीं पर हम लोग का आइडोफॉर्म टेस्ट भी आता है, मतलब कुल मिला के हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें आइडोफॉर्म टेस्ट आ जाता है। ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो और यहीं पर आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपके फेलिंग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपका आपने पढ़ा होगा कि आपका ये, आपने कभी नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे आपने ये सुना होगा कि उल्फ किस्नर रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये सब भी रिएक्शंस यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जब आप पढ़ो, एक चीज और है, इनकी रिएक्टिविटी कैसी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो भी पूछता है ये, रिएक्टिविटी से रिलेटेड। एल्डिहाइड कीटोन का कंपैरिजन करवाएगा।
ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, पता हो कि कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, और एक जेरेबिटनॉफ रिएक्शन होती है, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज आपके होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें हैं, तो ये सब बातें आ जाती हैं। उसके बाद जो है यहां पर आता है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में, लास्ट चैप्टर है आपका ये। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होता है ये आपका बेसिकली इसमें हम लोग जो है वो क्या है कि एक तो एमीन्स के बारे में पढ़ते हैं, और सबसे लास्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में होता है। ठीक है, वहां सबकी रिएक्शंस होती हैं, वो आपको मिस नहीं करना है। डाइजोनियम सॉल्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। और कन्वर्जन में सबसे ज्यादा मदद जो होता है वो डाइजोनियम सॉल्ट ही करता है आपकी। ठीक, तो एक तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिलेटेड, तो ये भी चैप्टर आपका बढ़िया और मजेदार चैप्टर होता है। इसके बाद मैंने एक चीज लिखा है, कई लोग सोचेंगे ये क्या लिख दिया आपने सर, ये तो चैप्टर ही नहीं है। नेम्ड रिएक्शन एंड टेस्ट, बहुत सारी नेम्ड रिएक्शन आपको मिलेंगी, कहां से कहां तक, हाइड्रोकार्बन से और एसिड तक। हाइड्रोकार्बन से एसिड तक बहुत सारे नेम्ड रिएक्शंस होते हैं। नेम्ड रिएक्शन मतलब किसी साइंटिस्ट के नाम पे जो रिएक्शंस होंगी। अब उन सभी रिएक्शंस को आप कतई मत छोड़िएगा, और जितनी एनसीईआरटी में दी गई उतना ही पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी आपको इधर उधर नहीं जाना, या पूरी केमिस्ट्री में ही जितना कंटेंट एनसीईआरटी में दिया गया उतना आप करिए, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। टेस्ट जो मैंने लिखा है वो बहुत सारे ऐसे टेस्ट हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये सब होते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट से आपके क्वेश्चंस वो पूछता है। ठीक, इसके बाद आपके लास्ट में आता है जो कि आपके 12th के एनसीईआरटी के लास्ट 3 चैप्टर्स हैं। इसको बेसिकली आप एनसीईआरटी से रीड आउट कर लीजिएगा, और इसमें कोई दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, वो क्या क्या है आपका, बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और पॉलीमर है, केमिस्ट्री, एक मिनट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से तो नहीं पूछता, लेकिन पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स कभी कभी पूछ लेता है। जैसे बायोमोलिक्यूल्स में क्या है आपके पास, कुछ नहीं। बायोमोलिक्यूल्स में बेसिकली आपको बस केवल कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, बेस पता हो। कुल मिला के 60-70 पेज एनसीईआरटी में है, ये तीनों चैप्टर मिला के पढ़ लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, एक से ज्यादा नहीं आएगा, ये श्योर है, एक से ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन एक आने की उम्मीद होगी। तो बायोमोलिक्यूल्स मत छोड़िएगा, बाकी ठीक है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, नेम्ड रिएक्शन कोई अलग चैप्टर नहीं है, इन्हीं सब चैप्टर्स का जो है वो मिक्सचर है। तो ये रही बात रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और अगर आपने ये 2 चैप्टर पढ़ लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अपने आप ही ऑटोमेटिक पूरी कवर हो जाएगी। तो हम लोग लगभग लास्ट में अब पहुंच चुके हैं, लगभग हम लोग का अब खत्म होने वाला है। एनालिसिस देखिए, सबसे पहले बीएससी मैथ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप देख सकते हैं, मैंने जो 2 चैप्टर बताए थे, ये दोनों चैप्टर मिला के आपको लगभग 9 क्वेश्चंस आपको देके जाएंगे, 7 से 9 क्वेश्चन। और उसके बाद इसमें आपके एल्डिहाइड कीटोन देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ देंगे, देखिए कितना आधा हो गया। और उसमें भी हाइड्रोकार्बन को भी थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंस दीजिए। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नेम्ड रिएक्शन, हाँ ये नेम्ड रिएक्शन देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, नेम्ड रिएक्शन में यहां लिखा है मतलब नहीं सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आए हैं। अरे इन चैप्टर्स जो क्वेश्चंस आए होंगे इन सभी से, वो इसी से तो रिलेट करता है। ठीक है, अब इन नेम्ड रिएक्शन क्या है, इन्हीं सब चैप्टर में जो नेम्ड रिएक्शन है वो इसमें है। ठीक, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर वेटेज लिख दिया, उससे आप समझ जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं ये यही करता है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक एक क्वेश्चन रखता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी बायो के एनालिसिस के बारे में, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि जीओसी सबसे ज्यादा पूछ रहा है, जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म मिला के। बाकी यहां पर आपका ये अल्कोहल एल्डिहाइड पर ज्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, अल्कोहल और एल्डिहाइड वाले चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करिएगा, और फिर नेम्ड रिएक्शन और बायोमोलिक्यूल्स वाला पोर्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसमें इनकी एनालिसिस जो है कैसे बीएससी बायो में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप देख लो। इसके बाद देखते हैं ओवर टोटल एनालिसिस जो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छी बात है, कभी डिस्टर्ब नहीं किया ज्यादा, बस केवल 2016 में एक बार डिस्टर्ब हुआ है। बाकी इसका ट्रेंड है 16 से 18 क्वेश्चन जो होता है वो रखता है। और जो क्वेश्चंस का लेवल होता है बेसिक लेवल होता है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक या फिजिकल कहीं के भी नहीं आते हैं। ठीक है, ये एक बात रही। लास्ट
में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास अब रिजल्ट आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या है सर? ये तो आपने गजब चीज दे दिया हमें। इसमें मैंने आपको बताया है कि टॉप 11 टॉपिक्स कौन से हैं, ऐसे 11 टॉपिक जिससे आपका पेपर का 60-70% जो है वो यहीं से आता है। 60% मतलब 30+ क्वेश्चन, 30+ आउट ऑफ 50, 50 में 30 से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ इससे आते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, आप एक काम करिएगा, पेपर उठाइएगा और इन सभी चैप्टर्स के एग्जैक्ट क्वेश्चंस को ऐड कर लीजिएगा। 30+ क्वेश्चंस जो हैं आपके ना दिखाई पड़े तो बताइएगा, 30+ क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ेंगे। टॉपिक्स आप खुद देख लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंक्लूडिंग रिडॉक्स, सरफेस केमिस्ट्री आपका, मतलब मैंने 3, 2, 5 चैप्टर यहां से ले लिया। केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म, कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और नेम्ड रिएक्शन एंड टेस्ट। इतना बेसिकली आपके 11 टॉपिक्स मैंने यहां पे लिखा है और एवरेज क्वेश्चंस लिखा है यहां पर कि कितने एवरेज क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ये जो है। और जो यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसको कर डाला तो कल्याण हो गया, समझो। बेसिकली बात ही यही, आप 50 में अगर आप सोचो, अभी तक आपने देखा होगा लगभग 30+ टॉपिक्स हो गए आपके पास, ठीक है। 30+ टॉपिक्स मैंने सिर्फ 11 टॉपिक्स में आपको बता दिया कि 30+ क्वेश्चंस आप देखोगे, कभी 32 क्वेश्चन, कभी 33 क्वेश्चन, कभी 34 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बाकी के 5-7 टॉपिक्स में से भी अगर आप कर लोगे तो 40+ आप यहां चले जाओगे और आपका सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ जाओगे, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, तो इसको आप प्लीज करके इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और चारों तरफ इस वीडियो को फैलाइए कि कितना बढ़िया इसमें एनालिसिस दी गई है। इसके बाद और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, सर ठीक है इतना तो कहानी आप बता दिए, हम सिलेबस को कवर कैसे करेंगे सर, बताइए मुझे। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, वो होती है अप्रोच। अगर आपके पढ़ने की अप्रोच गलत है तो आप पूरा सब्जेक्ट खराब कर जाओगे। पहला चीज, जो बेसिक चैप्टर्स हैं जिनसे बाकी सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो चैप्टर्स कभी आप छोड़ा मत करो, ठीक है। अगर आप उन सभी चैप्टर्स को छोड़ दोगे ना तब दिक्कत में आ जाओगे। जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, जीओसी है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये सब यार मत छोड़ना। मोल कॉन्सेप्ट है, रिडॉक्स मत छोड़ना, पहले ही इनको पढ़ो। इनको पढ़ोगे तो बाकी चैप्टर्स आपके बहुत आसान बन जाएंगे। जितने मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, जिसमें भी एवरेज क्वेश्चंस अगर 2 आ रहे हैं, अगर आप अच्छे नंबर से सिलेक्शन होना चाहता है तो जितने में भी 1+ क्वेश्चंस हैं एवरेज या 2+ हैं, आप एक भी चैप्टर्स को छोड़ना मत। बात रही हम सिलेबस सर कवर कैसे करेंगे, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे ऑनलाइन क्लास में इनरोल्ड हैं, तो पहली चीज आपको टेंशन नहीं लेना, जितना वीडियो लेक्चर और जितना प्रैक्टिस कराई जाएगी उतना कर लेंगे तो 45+ आपका सही होके आएगा, गारंटी है इस चीज की, बशर्ते आप पढ़ेंगे तो। पहली चीज है इसमें आप क्या करोगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी सिलेबस कवर करने की। सबसे पहली चीज है आपका स्टडी मटेरियल जो होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि केमिस्ट्री में आप क्या मान लीजिए आपने क्या किया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइड बुक्स उठा लिया, तो ब्लॉक पढ़ने बैठोगे ना तो खत्म ही नहीं होगा, आपकी पी ब्लॉक एमएससी तक नहीं खत्म होगी। आपको क्या करना है, बेसिकली एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। और एनसीईआरटी में भी मैं आपको बता दूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो अगर आपने गलती से भी इधर उधर चले गए ना तो परेशान हो जाएंगे। टोटली एनसीईआरटी पे एकदम सेंटर्ड रहना है। सिलेबस को कवर करने के लिए क्या करना है, पहले हमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना है, थ्योरीज जो भी है वो सब कवर कर लेना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे आप, सबसे पहली चीज फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी थोड़ा सा लगा लीजिएगा, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस की खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बस केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप प्रैक्टिस के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट की बुक है जिसमें हेलो एल्केन से लेकर एमीन तक है, उसको उठाइएगा। हेलो एल्केन से एमीन तक का जितनी भी एक्सरसाइजेस दी गई, जितने कन्वर्जन्स दिए गए कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको बेसिकली काम ये करना है, पीवाईक्यू करना है, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कहां के सर करेंगे, पहले चीज आप बीएचयू के ही बीएससी मैथ बायो एजी तीनों पेपर्स के करोगे। कहां से कहां तक का, 2015 से 2020 तक का, ठीक। दूसरा काम क्या करोगे आप,
दूसरा काम आप जो जेई मेंस, जो आपका पहले AIEEE था, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जरूर करोगे, कम से कम सन 2000 से लेकर 2020 तक का। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एज इट इज आपके पेपर में रखे रहते हैं। बाकी जो हम लोग आपको PDF शीट देंगे उसमें आपके उस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जेई मेंस हो गया। दूसरा, जितने भी अदर आपके एग्जाम्स हैं जो कि इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते थे पहले, जैसे यूपी का है तो UPTU, ठीक है, ऐसे ही आपका बहुत सारे स्टेट के अपने अपने इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते थे। तो कहीं कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले तो छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो सारे प्रीवियस ईयर करिएगा आप जरूर। BHU प्लस कुछ ऐसे जेई मेंस भी नहीं छोड़िएगा, ये छोड़ देंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो आप थ्योरी कवर करेंगे। और हाँ, एक चीज और है, थ्योरी कवर करने में प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं तो समझने में दिक्कत आएगी, जहां पर ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री तो शायद ना दिक्कत आए, लेकिन आपको दिक्कत कर जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग, ये सब चैप्टर जो है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए किसी एक साइड बुक को रिफर करिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप ABC कर सकते हो, प्रदीप कर सकते हो, अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। बहुत हाई लेवल की बुक्स नहीं पढ़ना है, कंटेंट उतना ही पढ़ना है जितना मैंने आपको बताया, जितना आपके बेसिक NCERT में दिया गया है। इधर उधर आपको ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज रहेंगी। बाकी तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ने के अप्रोच क्या होनी चाहिए। कुल बेसिकली यही होता है कि अगर आपकी अप्रोच अच्छी है ना तो आपका केमिस्ट्री अच्छा होगा, अप्रोच खराब है तो सब्जेक्ट खत्म है आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैंने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया है, और उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ अच्छा लगा होगा, काफी कुछ आपको समझ में आया भी होगा। ये सब था, मैंने थोड़ा होमवर्क कर रहा था जब कि मैं बटोर रहा था कि किससे कितना क्वेश्चंस आए हैं, तो वो सब मैं बता रहा था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर खत्म होता है, यहां पर आपका सिलेबस का पार्ट। उम्मीद करता हूं आपको बहुत चीजें समझ में आई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा, और आपके लिए मैंने बहुत कुछ एनालाइज किया था आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और शेयर करिएगा।